क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भूमि सुधार। चैप्टर का नाम है भूमि सुधार। तो पिछले हम कई ऐसे चैप्टर्स कर चुके हैं जो कृषि से संबंधित है और ये चैप्टर भी कृषि से संबंधित ही है। अगर आपने वो पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं अब तक तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें। और बता दूं आपको कि ये भूमि सुधार जो चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में एक लिमिटेड फेस में ही पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में जितना इम्पोर्टेंट है, जितने टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इसमें डिटेल में कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पर हम जो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है उतना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की समस्याएं और भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। आप इन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित, यानी कि किसानों की समस्याएं और भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है। तो वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में इन सभी के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर फिर भी मैंने एक तरीके से 6-7 पॉइंट लिखे हैं एक तरीके से कंक्लूजन के रूप में, जिनको हम पढ़ते हैं। तो पहला है भारतीय कृषि की क्या समस्या है, मानसून पर निर्भरता। यानी कि जो किसान है वो आज के समय में भी अच्छी फसल के लिए मानसून पर यानी बारिश पर ही निर्भर है। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश कम होती है या फिर अत्यधिक मात्रा में होती है तो फसल की बर्बादी होती है, जिससे कृषि को नुकसान पहुंचता है। देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको एक तरीके से कमी झेलनी पड़ती है। ओके, और किसानों का जो लाभ है वो भी कम हो जाता है या उनको नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरा है साख वित्त निवेश की कमी। साख मतलब पैसा, वित्त मतलब पैसा, निवेश की कमी, यानी कि कृषि क्षेत्र में जितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर हमने 1992 के जो नए आर्थिक सुधारों के अंदर भी बात की थी कि जो जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है कृषि के क्षेत्र में भी इसको अप्लाई किया गया है, और तब से गवर्नमेंट ने जो अपनी ओर से जो खर्च किया जाता है उसमें कमी की है, लेकिन साथ में जो निवेश आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। क्यों नहीं आ पाया, हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि जो कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कोई करना भी चाहे तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसको रिटर्न भी अच्छा ही मिलेगा। क्यों, इसका रीज़न बहुत से हैं, उनमें से एक हम अभी पढ़े हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता एक ही रीज़न भी है। ओके, कि इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि किसानों के पास जो साफ पैसे की कमी है टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, नए बीज खरीदने के लिए, अच्छी फसलें उगाने के लिए, उन सभी चीज़ों की कमी है। तीसरा है जोतों का छोटा आकार। जोत मतलब खेत, यानी कि जो खेत है जहाँ पर खेती की जानी है उनके आकार इतने छोटे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बंटने के कारण जो उनका आकार है वो बहुत ही छोटा रह गया है, जिस वजह से जो सुधार किए भी जा सकते हैं वो उस जमीन पर पॉसिबल नहीं हो पाते। कोई टेक्नोलॉजी अगर लगाना भी चाहे तो इतनी छोटी जमीन पर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जोतों का छोटा आकार जो भूमि सुधार से संबंधित है, इस पे हम आगे पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है विपणन की समस्या। यानी कि विपणन की समस्या यानी कि विपणन मतलब मार्केटिंग, इसके ऊपर हम एक चैप्टर कर चुके हैं। तो विपणन की समस्या यानी कि जो किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं, उत्पादित उत्पाद है, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच में जो जो चीज़ें पड़ती है, मतलब कि उसको मार्केटिंग करना, उसको यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाना, और उनको एक तरीके से स्टोरेज प्रोवाइड करना, स्टोरेज में रखना ताकि उनको लंबे समय तक चलाया जा सके। इन सभी आधारभूत संरचनाओं की कमी है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से विपणन की समस्या उत्पन्न होती है और किसानों को जितना मूल्य उनकी फसल का मिलना चाहिए वो बहुत ही कम रह जाता है। ओके, अगला है आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना का अभाव, जो विपणन भी इसमें एक शामिल है। आधारभूत का मतलब होता है बेसिक, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो बेसिक नीड है। जैसे कृषि के क्षेत्र में बात करें तो टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छे बीज और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि फसल को मार्केट तक, मंडियों तक पहुंचाना। और जो इम्पोर्टेंट उनमें से एक फैक्टर है FP
एफपीआई का मतलब है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, इनकी कमी है। ये करते क्या है कि किसी खाद्य पदार्थ को डिब्बे बंद या पैकेट बंद में इस तरीके से तैयार करना कि वो लंबे समय तक वो बिना खराब हुए मार्केट में बिक सके। तो इन चीज़ों की कमी है जो लाभ को कम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होना चाहिए वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, टेक्नोलॉजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और जो स्टोरेज यानी कि गोदाम वगैरह जो किसानों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं उनकी पर्याप्त मात्रा नहीं है। जो गोदाम है बहुत से ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में चलते हैं, लेकिन जो भारतीय किसान हम सभी जानते हैं इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रख पाता कि उनको इजीली जो है उपयोग कर सके। ओके, तो ये आधारभूत संरचना का अभाव। 6 पॉइंट है असंगठित क्षेत्रों से साख। असंगठित क्षेत्रों से साख का मतलब है असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो कि सरकार के द्वारा नियमित यानी कानून के माध्यम से स्थापित नहीं हो पाते। जैसे संगठित की बात करें तो व्यावसायिक बैंक या फिर कृषि से रिलेटेड बैंक जो होते हैं, ये जिनसे किसान लोन लेते हैं उन्हें सस्ता लोन मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों से किसानों को लोन लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संगठित क्षेत्रों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। असंगठित क्षेत्रों में जो ब्याज दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है ईजी होता है, जिस वजह से किसान इसको एक तरीके से मजबूरी में लेना पड़ता है उन्हें, लेकिन उनको ब्याज बहुत अधिक देना पड़ता है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्रों का से साख में मजबूरी में लेना पड़ता है। इसका अलग तरीके से देखें तो संगठित क्षेत्रों से साख की व्यवस्था की कमी। ओके, अगला पॉइंट है बाजार, यानी बाजार कैसा है? अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अव्यवस्थित तरीके से बाजार काम करता है, जो किसानों के पास उतनी नॉलेज नहीं होती है। ओके, तो किसानों को जो मूल्य अंतिमतः मिलना चाहिए, उनका जो हिस्सा बनता है वो नहीं मिल पाता। तो ये सभी किसानों की समस्याएं हैं, भारतीय कृषि की समस्याएं जो हमने पॉइंट्स में बात की, इनके ऊपर पूरे चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उन सब पिछली वीडियोस में, उन वीडियोस को जरूर देखें। तो अब बात करते हैं भूमि सुधार की। ओके, भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कृषि से संबंधित चैप्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं भूमि सुधार क्या है। राज्यों का विषय, यानी कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, उसमें हमने बात की थी कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र के पास होते हैं, यानी कि केंद्र को उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो उनके द्वारा टैक्स होता है, उत्पादित टैक्स होता है, वो केंद्र सरकार के पास जाता है। ओके, जो केंद्र सरकार के विषय होते हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ विषय राज्य सरकारों पे भी होते हैं, जैसे उसमें से एक है अल्कोहल, और भूमि सुधारों का जो विषय है वो भी राज्यों का ही विषय है। ओके, ये डिफाइन कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान डिफाइन करता है कौन सा विषय राज्यों का होगा, कौन सा विषय केंद्र का होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो कानून है वो लागू होते हैं। तो राज्यों का विषय है भूमि सुधार। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं भूमि सुधार की हिस्ट्री क्या रही है, लैंड रिफॉर्म्स की हिस्ट्री। तो वैसे तो ये बहुत लंबे समय पिछले कई 100-150 सालों से चलता आ रहा है। 1935 में कांग्रेस द्वारा भूमि सुधार की घोषणा की गई थी। मतलब कांग्रेस ने साफ किया था कि अगर हमें आज़ादी मिलती है और आज़ादी में भागीदारी अन्य लोगों का साथ मिलता है, तो हम एक तरीके से यह घोषणा करते हैं कि भूमि सुधार किया जाएगा आज़ादी के बाद। तो ये एक तरीके से जो आम लोग हैं यानी किसान, मजदूर, उन सभी की भागीदारी, उन सभी को पार्टिसिपेट कराने के लिए किया गया। तो 1935 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने भूमि सुधार की घोषणा की थी कि देश के आज़ाद होते ही भूमि सुधार लागू किए जाएंगे। ओके, भूमि सुधार क्यों लागू किए जाएंगे, इसकी घोषणा क्यों हुई? क्योंकि उस समय जो है बहुत से किसानों को शोषण झेलना पड़ता था। जो भूमि थी वो किसके अंडर में थी? वो जो जमींदार व्यवस्था थी उसके अंतर्गत भूमि थी। किसान अपनी भूमि पे मालिक नहीं थे, उन्हें जो है एक तरीके से मजदूर के रूप में खेतों में काम करना पड़ता था, और उसका बहुत अधिक हिस्सा उन्हें लोन या ब्याज के तौर पर या फिर एक तरीके से हिस्से के अंश के शेयर के तौर पर उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो ये सभी समस्या उन्हें झेलनी पड़ती थी। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भूमि का अधिकतम हिस्सा कुछ लोगों तक ही सीमित था। जैसे हमने बात की अभी
कि साहूकार, जमींदार, जो धनी लोग थे यानी अमीर लोग, कुलीन लोग, उन तक ही भूमि सीमित थी, यानी कि उनका अधिकार था भूमि पर। ओके, क्योंकि उस समय भूमि का अधिकार, भूमि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था। मूल अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिनको हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था। ओके, तो भूमि का अधिकतम हिस्सा कुछ लोगों तक ही सीमित था। उसमें से कुछ लोग कौन कौन से थे? साहूकार, जमींदार और धनी लोग। ओके, किसानों का शोषण होता था, वह बात कर चुके हैं कैसे उनको खेतों में काम करना पड़ता था एज ए मजदूर, और उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। उनको अपना अधिकतम हिस्सा, कमाई का अधिकतम हिस्सा जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ओके, जिन जमींदारों को देना पड़ता था। इस वजह से उनका शोषण हो रहा था। किसके माध्यम से वो काम करते थे? काश्तकारी के माध्यम से। काश्तकारी मतलब दूसरों के खेत में काम करना, उचित लाभ ना देकर उनका दूसरा शोषण, उनका शोषण। और कैसे होता था कि उनको लाभ जो वो डिजर्व करते थे वो नहीं मिल पाता था। ओके, तो ये था किसानों का शोषण। फिर अगला जो लिंक निकलता है वो था सरकार का ध्यान केंद्रित, यानी कि गवर्नमेंट ने का जो ध्यान था इस पर केंद्रित हुआ। जैसे कि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि आज़ादी के बाद इन सुधारों को लागू किया जाएगा। तो सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। फिर 1950 से 1970 तक मुख्य कदम उठाए गए भूमि सुधार के। ओके, 1950 से 1970 तक। ओके, लेकिन उसके बाद भी ये चलते रहे। तो पहला क्या था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, जिसमें से जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको खत्म किया गया। ओके, और जमींदारी प्रथा यानी जमींदारों और जो जिन्होंने अधिकतर भूमि हड़पी हुई थी, अपना अधिकार में रखी थी, उनसे भूमि छीन कर कानूनी माध्यम से जो है किसानों में बांटने की बात हुई। ओके, ये सफल हुआ या नहीं हुआ इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो फिलहाल क्या किया गया कि ऐसा कानून बनाया गया जिसके माध्यम से जमींदारों और जो अवैध तरीके से भूमि को हड़पे हुए हैं या जो अत्यधिक मात्रा में एक सीमा से अधिक भूमि रखे हुए हैं, उनसे भूमि छीनने का प्रस्ताव पास हुआ। ओके, सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई। सामंती व्यवस्था की समाप्ति का मतलब है कि दूसरों को तुच्छ समझना और अब खुद को मालिक समझना। ओके, तो 1950 से 1970 तक मुख्य कदम उठाए गए। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। ओके, अगला स्टेप, प्रक्रिया लागू होने में अधिक समय, यानी कि एक पूरा प्रोसेस चलता है। जब एक तरीके से अनाउंसमेंट होती है, कानून बनता है, और कानून को बनने से लेकर कानून को लागू करने तक जमीनी स्तर पर बहुत लंबा समय दिया गया। ठीक है, उसमें एक लंबा समय लग गया, जिस वजह से जो जमींदार और अन्य लोग थे जो अवैध तरीके से भूमि के मालिक बने हुए बैठे थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स रेडी किए अपनी पहुंच से, और जो उसका समय उन्हें मिला उसका अनुचित लाभ उठाया। ओके, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, भूमि पर कब्जा करके, और एक तरीके से अपनी अप्रोच का यूज करके एक अनुचित तरीके से भूमि कानून जो लागू हुए, सुधार लागू हो रहे थे कानून के माध्यम से, उन पर उनका अनुचित उपयोग किया। ओके, अगला है, फिर अगला लिंक है यहीं से, जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, यानी कि जो प्रोसेस लागू होने में जितना समय था उस समय के बीच में उन्होंने जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए थे। ओके, ताकि जो अगर कोई गवर्नमेंट मांगे, कोई कोर्ट मांगे तो उनको दिखाया जा सके। अगला निकलता है लिंक, केंद्र राज्यों की स्पष्ट सहमति या नीतियां नहीं थी। केंद्र सरकारों और राज्य सरकार की जो नीतियां थी वो स्पष्ट नहीं थी। उनके बीच इसी चीज का विवाद चल रहा था कि जो भूमि सुधार है वो किसके अंडर में आता है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है या फिर राज्य सरकार के अंडर। इन नीतियों और जो था उनकी जो एक तरीके से अप्रोच होनी चाहिए वो सही नहीं थी। नेक्स्ट है, आम लोगों की भागीदारी नहीं ली गई। आम लोगों के मतलब जो किसान, मजदूर, इन सभी को इनकी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर रही। ओके, नेक्स्ट था मजबूत इच्छा शक्ति की कमी, यानी कि गवर्नमेंट जो सुधार करना चाहती थी एक तरीके से वो सिर्फ कानून तक ही सीमित रहे, जमीनी स्तर पर जो लागू करने के लिए इच्छा शक्ति यानी काम चाहिए था वो नहीं हो पाया। ओके,
तो भूमि सुधार एक तरीके से असफल रहे। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में हम इसको सफल कह सकते हैं, लेकिन भूमि सुधार मुख्यतः असफल ही रहे। ओके, तो ये थे, हमने एक स्टोरी के रूप में बड़ा इसको लिंक करते हुए। ओके, भूमि सुधार क्या क्या थे, किस तरीके से आगे बढ़े। अब हम इसको एक पूरे चैप्टर के रूप में यानी थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। भूमि सुधार क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़े तो क्या है भूमि सुधार? कृषि की उन्नति के लिए कृषि संरचना में महत्वपूर्ण सुधार, यानी कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि जो कृषि का स्ट्रक्चर है यानी एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से चेंज करना, उसमें जो जो जरूरी सुधार हैं, रिफॉर्म्स है, उनको करना। विशेष रूप से किसमें? भू स्वामित्व में, भूमि में सुधार करना, भूमि के स्वामित्व में। स्वामित्व मतलब किसका अधिकार होगा भूमि पर, उसमें चेंजेस करना। एवं भूमि बंटवारे की व्यवस्था में सुधार भूमि सुधार कहलाते हैं। दोबारा पढ़ते एक बार। कृषि की उन्नति के लिए कृषि संरचना में महत्वपूर्ण सुधार और विशेष रूप से भू स्वामित्व एवं भूमि बंटवारे की व्यवस्था में सुधार भूमि सुधार कहलाते हैं। सन 1950 से 1970 के बीच भूमि सुधार कानूनों को लागू किया, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, इसके अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। मुख्य उद्देश्य क्या थे? जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, बिचौलियों को समाप्त करना तथा भूमिहीनों, भूमिहीन का मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी, ठीक है, जिनके पास, किसानों के पास भूमि, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि उपलब्ध करवाना कानूनी माध्यम से। ओके, इसके मुख्य लक्ष्य थे, जो मेन पर्पस ये थे। भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत किए गए सुधार। अगला हेडिंग जो है वो है भूमि सुधार के अंदर जो कानून थे उनके अंदर कौन कौन से मेन रिफॉर्म्स किए गए। पहला, भू स्वामित्व सुधार, यानी कि भूमि का मालिक कौन रहेगा कानूनी तौर पर, वो उसमें सुधार किए गए। इसके अंतर्गत पहले से चली आ रही जमींदारी, रैयतवाड़ी इत्यादि व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं चली आ रही थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी, यानी कि तरीके से मालिकाना हक इन लोगों का था। इन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया। ओके, इसमें निम्न 3 कार्य किए गए। कौन कौन से? पहला, बिचौलियों की समाप्ति की गई। बिचौलियों मतलब जो जमींदार, मतलब जो किसानों की जो खेती, किसान जो खेती करते थे और जो गवर्नमेंट थी, ओके, उनके बीच में जितने भी अन्य लोग थे, अन्य तरीके से लिंक थे, उनको खत्म किया गया ताकि किसानों को जो शोषण है उसको खत्म किया जा सके, उनके लाभ को अधिकतम किया जा सके। तो बिचौलियों की समाप्ति की गई। दूसरा पॉइंट है क्या सुधार किया गया? काश्तकारों, भूमिहीनों को प्रत्यक्ष भू स्वामित्व प्रदान किए गए। काश्तकार मतलब जो दूसरे के खेत में काम करते हैं एक तरीके से डेली वेजिस के बेसिस पर। ओके, तो भूमिहीनों काश्तकारों को प्रत्यक्ष मतलब कानूनी तौर पर भूस्वामी बनाया गया। अगला वो है लगान को नियंत्रित किया गया, यानी कि एक कानूनी माध्यम से एक फिक्स टैक्स रेट डिसाइड किया गया। पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था चल रही थी उसके अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा कभी उससे भी ज़्यादा लोन उनसे लगान ले लिया करती थी। ओके, तो इसको खत्म किया गया। जोतों की चकबंदी यानी खेतों की चकबंदी की गई, उनको बाउंड्रीज डिसाइड की गई, कौन सा खेत किसका है। बिखरे हुए खेतों को एक साथ व्यवस्थित कर दिया गया। बिखरे हुए खेत मतलब अगर किसी का खेत एक यहाँ पर है और एक कुछ दूरी पर है, एक उससे कुछ दूरी पर है, तो उन एक व्यक्ति को एक जगह पर ही खेत दूसरे व्यक्ति से लेकर दिया गया, उस दूसरे व्यक्ति को किसी और जगह खेत दिया गया। मतलब कि खेतों को आकार को बड़ा करने के लिए ऐसा किया गया, बिखरे हुए खेतों को व्यवस्थित किया गया। सिंचाई के साधनों सहित अन्य प्रकार की सुविधाओं के विकास द्वारा भूमि की उत्पादकता बढ़ाई गई। ठीक है, बहुत सारे सुधार किए गए, जैसे हरित क्रांति, इन सभी के माध्यम से भूमि सुधार किए गए, भूमि की उत्पादकता बढ़ाई गई। अगला है सहकारी कृषि का प्रारंभ। सहकारी का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। तो कृषि के क्षेत्र में ये उपयोग किया गया, तो इसलिए इसे सहकारी कृषि का प्रारंभ कहा जाता है। सहकारी कृषि में किसान द्वारा मिलकर कृषि उद्योग चलाए जाते हैं, जिसमें हम पिछले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। तो सहकारी कृषि क्या होती है? किसान ही इसके सदस्य होते हैं, किसान मिलकर और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा डाले जाते हैं उसमें। ओके, और एक तरीके से
किसान को नॉलेज प्रोवाइड करना, मार्केट की नॉलेज, खेती की नॉलेज और अपने लाभ को अधिकतम करना। ओके, तो ये इसका किसानों के लाभ को अधिकतम करना सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य होता है जो कृषि से रिलेटेड है। चौथा है बीहड़ों का समतलीकरण। बीहड़ मतलब ऐसी भूमि जो उबड़ खाबड़ है, जहाँ जो उपजाऊ नहीं रह पाती, उसका उपयोग करना। ओके, उनका समतलीकरण करना, उनको समतल करना कृषि के लिए। अगला है सिंचाई का विकास, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से और अन्य आधारभूत संरचनाओं, नहरों के माध्यम से पानी को जोड़ना ताकि फसलें अच्छी हो, पानी की उपलब्धि हो। अगला है मृदा सर्वेक्षण एवं संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि मिट्टी के समय समय पर जांच करना, सैंपल्स लेना, उसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है, कौन कौन किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, इन सभी को जो है सर्वेक्षण किया गया ताकि किसानों की मदद की जा सके और देश में जो उस समय की मौजूदा हालात थे, मतलब कि खाद्यान्न समस्याएं थी अत्यधिक मात्रा में, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया। तो ये तो थे कि क्या क्या किया गया और कानून के माध्यम से क्या क्या किया गया, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी उसकी क्या थी, रियलिटी में कितने ज़्यादा वो सफल रहे, उसकी बात करते हैं। तो भूमि सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या उसके चीज़ें रही तो आपको बतानी होती है। ओके, तो पहला था दोषपूर्ण क्रियान्वयन। दोषपूर्ण क्रियान्वयन का मतलब है कि भले ही कानून तो बन गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको जब लागू किया गया उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें भ्रष्टाचार था, कमियां थी, जिस वजह से ये सही से लागू नहीं हो पाई। नीति के कई हिस्सों को लागू नहीं किया गया। ओके, बहुत सारी नीतियां पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन अधिकतर को लागू नहीं किया गया क्योंकि जो पहुंच वाले लोग थे उन्होंने अन्य तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से पैसा खिलाकर या फिर अन्य अपने जो अधिकार थे उनका गलत फायदा उठाकर इन चीज़ों को सही प्रकार से लागू नहीं होने दिया। ओके, गलत तरीके से लागू किया गया। चकबंदी नीति घोषित करने और इसे लागू करने के बीच समय अधिक था। ओके, जैसा हम देख चुके हैं कि जो कानून बनने से लेकर कानून को इम्प्लीमेंट करने के बीच में जो समय था वो बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उसका अनुचित फायदा उठा लिया गया, जिसका जमींदारों ने अनुचित लाभ उठाया। ठीक है, पहला तो ये आलोचना ये है। दूसरा है अपर्याप्त भूमि सुधार। अपर्याप्त भूमि सुधार यानी कि जितनी पर्याप्त मात्रा में जरूरत थी उतने नहीं हो पाए, कुछ मात्रा में ही हुए। तो बिचौलियों को हटाया गया, परंतु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि किसानों के पास जमीन कब तक रहेगी। यानी कि भले ही कानून के माध्यम से बिचौलियों को हटा दिया गया, लेकिन एक परमानेंट, एक श्योरिटी या गारंटी नहीं दी गई कि कितने समय तक किसान इसका मालिक रहेगा, और अगर कोई उसको जबरदस्ती इससे कोई मालिकाना हक छीनता है तो वो क्या क्या कदम उठा सकता है। इन चीज़ों की कोई श्योरिटी नहीं दी गई। ओके, अगला है आम जनता को भागीदार नहीं बनाया, यानी कि इस चीज़ में जो पार्टिसिपेशन लेना चाहिए था आम जनता का, किसानों मजदूरों का, वो नहीं लिया गया। ठीक है, जिससे ये सुधार जितने पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। अगला है केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों और नीतियों की स्पष्टता नहीं। जैसे हम बात कर चुके हैं कि जो अब डिसाइड हुआ है कि भूमि सुधार राज्यों का विषय है। पहले इस पर जो है बहुत ज़्यादा विवाद था केंद्र और राज्यों के मध्य की, जो भूमि सुधार है वो किसका विषय है, कौन इस पर कानून बनाएगा, इसी के बीच समय बीतता गया। ओके, तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य विवाद चलता रहा, अधिकारों की स्पष्टता नहीं थी, नीतियों की स्पष्टता नहीं थी। ओके, पांचवा है इच्छा शक्ति की कमी, जिस पर हम बात कर चुके हैं, जो यानी कि जो एक तरीके से कि हमें सुधार करने हैं, किसानों के लिए कुछ करना है, उस इच्छा शक्ति की कमी रही है, जिस वजह से ये सफल नहीं हो पाए। तो ये तो पूरा चैप्टर भूमि सुधार, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया है। अगर आप इसको पूरी डिटेल में, पूरी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक एक एक योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बहुत डिटेल में अन्य सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर और नेट पर भी, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज मौजूद है। लेकिन हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही कवर अप किया है। ये इनफ है एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।